हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। सेतुदिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर। देखो, रेक्टिफायर हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर का ही टाइप है। पहले हमने जो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे, कुछ कमियां रही थी, उनको दूर करने के लिए सेतुदिष्टकारी काम में लिया जाता है। मेन कमी क्या रही वहाँ कि जैसे फुल वेव रेक्टिफायर हमने काम में लिया था, उसमें एक ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी कोयल, एक वो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कोयल। फिर हमने यहाँ डायोड लगाया था, दो डायोड लगाए थे, दोनों के पी सिरे इधर जुड़े हुए थे, एन को आपस में कनेक्ट किया था। फिर इस सिरे से हमने यहाँ लगा के एक लोड प्रतिरोध RL है, उसको इस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के सेंटर में लगाया था, यानी यहाँ हमने सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर काम में लिया था। तो सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर की कमी ये है कि वो साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए हमने जो पहले फुल वेव रेक्टिफायर था काम में लिया था, उसका पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया है कि उसमें सेंटर ट्रैप मध्य निष्कासित ट्रांसफॉर्मर काम में लिया गया था, जो साइज़ में बड़ा होता है कंपैरेटिवली। दूसरा, हमने वहाँ ये भी देखा था कि उसके लिए पीक इनवर्स वोल्टेज है वो 2 EM आ रहा था। EM जो था वो वोल्टेज का पीक वैल्यू, शिखर मान था, उसका दुगुना आ रहा था। इसलिए 2 EM अगर पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा तो उसमें जो डायोड हम काम में लेंगे, उनकी जो डायोड रेटिंग है वो क्या काम में लेनी पड़ेगी, 2 EM। तो ये जो दो ड्रॉबैक्स रहे उनको रिमूव करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर काम में लिया गया। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड ब्रिज की भांति, व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति जुड़े होते हैं, इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहा गया। किस प्रकार जुड़े होते हैं, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोयल है, यहाँ वोल्टेज अप्लाई होगा, V इनपुट लिख दूँ मैं EP sin ओमेगा t, ठीक है। तो सेकेंडरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल के सिरों पे VS होगा N टाइम्स EP sin ओमेगा t। N बताया था फेरों की संख्या का अनुपात द्वितीय कुंडली में और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात। अब ये जो दो पॉइंट हैं, इनको जैसे मैं इसको नाम कह दूं E कह दूं, इसको F कह दूं, E और F के मध्य इस प्रकार से डायोड जोड़े जाएंगे। ये लोड प्रतिरोध, ये हो गया F। इसी प्रकार ऐसे 4 डायोड सेतु के फॉर्म में D1, D2, D3 और D4 4 डायोड हो सेतु के फॉर्म में जोड़े गए हैं। इसको मैं A नाम दे दूं, इसको C दे दूं। ये है लोड प्रतिरोध RL, जिसके सिरों पे अपने को आउटपुट वोल्टेज जो DC वोल्टेज है, या कह दूं EDC या भी आउटपुट आपको यहाँ से इसके सिरों पर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 4 डायोड सेतु के रूप में काम में है, इसलिए इसको सेतुदिष्टकारी कहा गया। काम कैसे करेगा, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसकी कमियां हैं। देखो, सबसे पहले जैसे हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ देंगे तो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर अन्योन्य प्रेरण के द्वारा ये वोल्टेज अपने को प्राप्त होगा। अब ये वोल्टेज जब यहाँ अप्लाई होगा तो यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई होगा, तो हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो अगर ग्राफिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, इधर टाइम ले रहा हूं, इनपुट वोल्टेज VI, ये इनपुट वोल्टेज है। फिर ये ले रहा हूं वोल्टेज V1 आउटपुट वोल्टेज, ये ले रहा हूं V2 और इसमें ले रहा हूँ V0, टाइम T
ये टी के रिस्पेक्ट में, ये भी टी के रिस्पेक्ट में। V1 V2 और V0 क्या क्या है वो देखेंगे। देखो पहले हाफ साइकिल के लिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि पहले हाफ साइकिल के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली है उसका ई सिरा पॉजिटिव और एफ सिरा नेगेटिव है। ई पॉजिटिव एफ नेगेटिव, ई पॉजिटिव होने के कारण डायोड D1 का पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया तो D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, और D3 का एन सिरा नेगेटिव से जुड़ गया तो D3 भी फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी D1 और D3 तो फॉरवर्ड बायस में होंगे, जबकि D2 का पी सिरा माइनस से जुड़ गया तो ये रिवर्स में, और इसका एन सिरा प्लस से जुड़ गया तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स में। यानी पहले हाफ साइकिल के लिए D1 और D3 फॉरवर्ड में होंगे और D2 और D4 रिवर्स में होंगे। तो D2 और D4 से तो धारा का चालन नहीं होगा, किन से चालन होगा, D1 से और D3 से। तो करंट फ्लो होगी E C A F, ऐसे करंट फ्लो होगी इसमें। उस करंट को मैं मान लूँ I1, करंट को मैंने मान लिया I1। यानी ये कह रहा हूँ कि T का मान जब 0 से T/2 होगा तो करंट I1 आएगी और I2 जो दोनों डायोड के कारण उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और सेकंड हम चेक करेंगे जब T का मान T/2 से किसके बीच में हो, T के लिए। तो I2 मैंने लिखा है D2 और D4 के कारण वो तो 0 हो गई, और करंट फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को क्या नाम दे रहा हूँ मैं, V1। यानी V1 जो आउटपुट है आपको मिल रहा है वो किसके कारण है, डायोड D1 व D3 के कारण, ठीक है। इस स्थिति में D2 और D4 के कारण कुछ नहीं मिल रहा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा उसके केस में, 0। ये किसके कारण है, D2 व D4 के कारण। नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस। ये माइनस हो गया तो इस समय देखो D4 का N माइनस से जुड़ गया तो ये फॉरवर्ड में हो गया, इसका P प्लस से जुड़ गया तो ये फॉरवर्ड में हो गया। मतलब D2 और D4 तो हो गए फॉरवर्ड में, और D1 और D3 क्या हो गए, रिवर्स में। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इधर से F C फिर A और फिर E। तो इसमें करंट जो फ्लो होगा उसको मैं I2 कहूँ, तो I2 की डायरेक्शन भी यही होगी। किधर फ्लो होगा इसमें, C से A की ओर। पहले I1 भी किधर फ्लो हो रहा था, C से A की ओर, ठीक है। अब लेकिन जैसे यहाँ कंसिडर करें हम तो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा था पहले इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा था, अब करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में। यानी इधर जो करंट की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन, एक की पॉजिटिव मानेंगे दूसरी क्या होगी, नेगेटिव। तो इस समय I1 तो क्या हो जाएगा, 0, और I2 को मैं लिखूं तो अगर यहाँ I मैं लिखूं IM sin ओमेगा टी तो ये क्या हो जाएगा, -IM sin ओमेगा टी, ठीक है। तो क्या हुआ, दूसरे हाफ साइकिल में D1 और D3 रिवर्स बायस में हो गए तो उसके अक्रॉस तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। आउटपुट मिलेगा किससे, D2 और D4 से, तो ये आउटपुट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो D1 और D3 फॉरवर्ड में उनसे आउटपुट मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा, 0। फिर नेक्स्ट में इससे 0 और इससे क्या मिलेगा, आउटपुट। लेकिन दोनों बार डायोड लोड प्रतिरोध RL में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो टोटल अगर बात करें हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो हाफ साइकिल में D1 और D3 देगा, फिर D2 D4, फिर D1 D3 और फिर क्या देगा, D2 D4। इस प्रकार ये होगा नेट आउटपुट, इस लोड प्रतिरोध RL के क्षणों पे अपने को मिलने वाला आउटपुट। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो फुल वेव के लिए मिल रहा है, मतलब पूरी की पूरी वेव का क्या हो रहा है यहाँ, रेक्टिफिकेशन। इसलिए ये जो सेतु दिष्टकारी है वो एक क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसमें पूरी तरंग का क्या हो रहा है, दिष्टकारी। अब हमने ये कहा है कि हाफ साइकिल के लिए I को हमने लिखा है IM sin ओमेगा टी, I2 क्या था, 0। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए I1 0 और I2 हो गया -IM sin ओमेगा टी। IM की वैल्यू क्या होगी, IM इज इक्वल टू N को मैं लिख रहा हूँ EM। IM क्या है, करंट धारा का शिखर मान, इज इक्वल टू EM अपॉन टोटल प्रतिरोध। प्रतिरोध किस किस का होगा, लोड प्रतिरोध RL प्लस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS प्लस इसमें कौन कौन काम कर रहे हैं, D1 और D3। तो डायोड का अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF मानो तो वो क्या हो जाएगा, 2RF। यानी IM क्या होगा, EM अपॉन लिख दूं R प्लस RL, वेयर R क्या होगा,
आर एस प्लस 2 टाइम्स आर एफ, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का, प्लस 2 जो डायोड आपने सीरीज में लगाए हैं उनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आई एम की, यही वैल्यू आई एम की यहाँ होगी, साइन किसका आ रहा है माइनस का, जो शो कर रहा है कि दोनों में डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी अपोजिट। तो इस प्रकार ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर है वो एक फुल वेव रेक्टिफायर है जो पूरी की पूरी तरंग का क्या करता है, रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण करता है। अब इसकी कुछ बेनिफिट या कुछ कमियां क्या रही। बेनिफिट हमने ये बताए थे कि सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर में जो हमने काम में लिया था वो साइज में अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसलिए उसकी जगह ये रिप्लेस होगा तो साइज में छोटा होगा। मतलब इसमें सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर आप काम में लोगे तो उससे ब्रिज रेक्टिफायर बन सकता है, मतलब ये रेक्टिफिकेशन कर सकता है। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। सेकंड, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज है वो ईएम ही होता है, शिखर मान जो है वोल्टा का उसके बराबर ही होगा। तो यहाँ जो डायोड काम में लेंगे उनकी जो डायोड रेटिंग है वो ईएम ही होगी, मतलब ज़्यादा रेटिंग के डायोड काम में नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये तो इसके बेनिफिट हो गए। इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें जैसे पहले हाफ साइकिल के लिए D1 और D3 सीरीज में, दूसरे के लिए D2 और D4, यानी हर बार 2 डायोड सीरीज में होंगे। तो 2 डायोड सीरीज में होंगे तो इनका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, नेट प्रतिरोध सीरीज में जुड़ेगा, यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इसमें विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा ज़्यादा, और आपको आउटपुट वोल्टेज है वो अपेक्षाकृत क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एक कमी तो ये हो गई। और सेकंड, इसकी इफिशियंसी मतलब क्योंकि दिष्टकरण कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कम होगी। और साथ ही इसका वोल्टेज रेगुलेशन हमने कहा था कि लोड प्रतिरोध या लोड धारा के सापेक्ष निर्गत वोल्टा में जो परिवर्तन है उसका अध्ययन हमने वोल्टा नियमन में किया था। तो वोल्टा नियमन भी इसका बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ उसकी कमियां रही है। कुछ जो कमियां फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर ट्रैप वाला था उसको इसने दूर किया है। इसके अलावा भी इसमें कुछ कमियां रही है जिनको हम और जैसे मान लो कोई उसमें चेंज करके उन कमियों को कम कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।